नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब पढ़ते हैं। देखिए 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो गुलाम वंश के सुल्तान उनको कहा जाता है। 1206 से 1290 तक उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये सब अलग अलग वंश के थे, लेकिन सभी जो है अलग अलग वंश के थे, लेकिन सब तुर्की थे। ये खास बात थी, सब तुर्की थे, उनके वंश अलग अलग थे। सबके माता पिता स्वतंत्र थे, अलग अलग माता पिता थे। लेकिन इन सुल्तानों को गुलाम वंश इसलिए कहा, स्टार्टिंग किया प्रारंभिक तुर्क सुल्तान इनको कहा गया, या दिल्ली के मामलूक सुल्तान इनको भी कहा गया। गुलाम वंश के सुल्तानों को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली का मामलूक सुल्तान भी कहा गया। भारत में जो गुलाम वंश का पहला शासक हुआ वह हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 4 वर्ष तक इसने राज्य किया था। वह ऐबक नामक एक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी थे एक, उन्होंने उसको दास के रूप में खरीद लिया था, और बचपन से ही वह बहुत ही सुंदर सा कुरान पढ़ता था, इस कारण उसका नाम पड़ा कुरान ख्वां। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया और यहाँ मोहम्मद गोरी ने उसको खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत किया। और जब गोरी की मृत्यु हो गई उसके 3 माह पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया 1206 में। ऐबक की राजधानी लाहौर थी और ऐबक कभी सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सलाहकार की पदवी ही उसने ग्रहण की। ठीक है, जो गोरी के उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उससे जब ये मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया तब 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई। गयासुद्दीन महमूद से इसने मुक्ति पत्र प्राप्त किया और अब वो अपने आप को दास्ता से मुक्त घोषित किया। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक दान करता था और इसी कारण उसको लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों देने वाले, लाख बख्श कहा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में उसने कुतुब निर्माण का कार्य स्टार्ट कराया और उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो ये कुतुब मीनार है, इसकी 4th मंजिल टूट गई, तो इसको 4th मंजिल को हानि पहुंची थी, तो इसने फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों को इसने बनवा दिया। तो 3 लोग इसमें कुतुब निर्माण करवाए कुतुब मीनार का। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट कराया, इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया, फिरोज शाह तुगलक ने और 2 मंजिलों का इसमें निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? वह एक बार चौगान खेल रहा था, आधुनिक पोलो की तरह का एक गेम है, तो उसमें घोड़े से गिरने के बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में उसे दफनाया गया। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, जो दिल्ली का पहला सुल्तान था वो कौन रहा? वो इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान की पद स्वीकृत की, क्योंकि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, तो इसलिए अगर पूछा जाए दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो वो इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने सुल्तान की पद की स्वीकृति की खलीफा से प्राप्त की। खलीफा से उसने अपने को सुल्तान घोषित करवाया और उसको सुल्तान आजम की उपाधि दी गई। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार रहा। बाद में उसने 1205 से 1206 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए उसने मोहम्मद गोरी और ऐबक का साथ दिया। युद्ध में साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक की दास्ता से उसको मुक्त, मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, इसलिए इसको दासों का दास कहते हैं, तो उसकी दास्ता से गोरी ने उसे मुक्त किया। उसके बाद से देखो, जो मंगोल नेता थे चंगेज खान, वो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उसने आक्रमण किया। कब? इल्तुतमिश के समय में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आया था, तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज खान से बहुत परेशान होकर के सब जो क्या कहते हैं, एक ख्वाजिम शाह का पुत्र था जलालुद्दीन, वह सिंधु घाटी में पहुंचा। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भी भेजे कि उसकी सहायता न किया जाए, अतः इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की और वह 1224 में भारत से चला गया। तो ये सारी समस्या चंगेज खान वाली समाप्त हो गई।
इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तिलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। इल्तुतमिश जो था वो भारत में सल्तनत काल का सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला था। शुद्ध अरबी सिक्का उसने चलाया। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, दोनों उसी ने स्टार्ट किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 में 29 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा खिलअत से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और इसके बाद से इल्तुतमिश अपने आप को वैध सुल्तान, दिल्ली का सल्तनत का स्वतंत्र राज्य दिल्ली को उसने बनाया और अपने आप को वैध सुल्तान घोषित कर दिया। इब्न बतूता जो है उसने इसका वर्णन किया है और इल्तुतमिश बताया है कि उसने इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। ये सब इल्तुतमिश के बारे में एक जानकारी था। अब आइए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। इल्तुतमिश के बाद जो आई वो थी रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक। यह मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य के शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया और साथ ही उस समय जो मतलब ये सारी चीजें जो थी ये तुर्की राज्य के हित में थी, उसने ये काम किया। रजिया बेगम को हटाने के लिए जो सबसे ज्यादा सहायक थे वो तुर्क ही हुए, वही उनको हटाना चाहते थे। जो तुर्क थे, भटिंडा के गवर्नर था एक मलिक अल्तुनिया, उसके नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने उसको सत्ता से हटा दिया। उसके बाद आता है सुल्तान बलबन। उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और बलबन ने 1266 से लेकर के 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। इसी को उलूग खां भी कहते हैं। कई बार पूछता है उलूग खां कौन है, तो बलबन को उलूग खां भी कहते हैं। उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की तरह वह भी एक इल्बरी तुर्क था और उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था और उसको गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया था और 1232 में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीद दिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के समय में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंचा और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में तुर्की सरदारों का साथ देकर सुल्तान बन बैठा और उसके बाद अमीर आखूर का पद प्राप्त किया। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसको रेवाड़ी की जागीर मिली और उसने जो है 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया और इसी अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि से दी गई। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1266 में बलबन को कहा जाता है कि यह रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी। बलबन ने के राजतंत्र सिद्धांत को जो राजत्व सिद्धांत थी, इसकी 2 प्रमुख विशेषता थी। पहली यह कि सुल्तान का पद जो है वह ईश्वर प्रदत्त होता है, इसने यह कहा, और दूसरी यह सुल्तान को इसने बोला कि इसका निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया और उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व बोला और उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के ही बाद मतलब पैगंबर के बाद राजा का ही स्थान उसने बोला। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया, जैसे कि सिजदा प्रथा। सिजदा क्या था? भूमि पर लेट करके राजा का अभिवादन करना था। और पाबोस, पाबोस में क्या था? सुल्तान के चरणों को चूम करके
उनका अभिवादन किया जाता था। तो ये रीतियां उसने चलाई सिजदा और पाबोस, और उसने अपने दरबार के प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज को बड़ी शान शौकत से स्टार्ट किया। तो नौरोज सिजदा प्रथा और पाबोस प्रथा चलाने वाला बलबन था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की, दीवाने अर्ज उसको कहते हैं, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया। बलबन ने अपना सेना मंत्री जो दीवाने अर्ज का मंत्री था इमाद उल मुल्क को बनाया। वो अत्यधिक ईमानदार था, इसलिए उसने उसको अपना सेना मंत्री बनाया और उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसको कभी भी धन की कमी न हो। तो ये सब थे क्या कहते हैं गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, हमें कोई भी कमेंट्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।